नमस्कार। आज समाज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा में बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा इस समय बना हुआ है ईडी की रेड का, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस में तलवारें खिंची हुई हैं। बयानबाजी को लेकर बीजेपी जहाँ कह रही है कि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया, उनके नेताओं ने जो भ्रष्टाचार किया, उसको लेकर ही ईडी अपने एक्शन मोड में है। वहीं बीजेपी के इस जो आरोप है, इसका जवाब में कांग्रेस कह रही है कि सब राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि बहुत ही जल्द हरियाणा में इलेक्शन होने वाले हैं और ये सब उसी के कारण हो रहा है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार जो हरियाणा की राजनीति को बड़ी गहराई से जानते और समझते हैं, बलवंत अक्सर जी जुड़े हुए हैं। बलवंत जी, जो ये सारा मामला हो रहा है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं तो पवन यही कहूँगा कि हरियाणा में इसी साल अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जी, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ ईडी की कार्रवाई शंका जी, पैदा करती है। कांग्रेसी नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव के मौके पर कांग्रेस को डराने के लिए या दबाव बनाने के लिए विधायकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और इस समय आपको मालूम है कि सोनीपत के विधायक सुरेंद्र पवार, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। समालखा जी, के विधायक हैं धर्मसिंह छोकर, उनके खिलाफ भी कुछ मामले बने थे, उनके एक बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है। तीसरा, राव दान सिंह के परिवार ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और उनके बेटे पर कुछ आरोप थे ऋण लेने में धोखाधड़ी के, और उनके ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुछ दस्तावेज ईडी अपने साथ ले गई है। तो माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के 3 विधायक ईडी के निशाने पर हैं और इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल के जो विधायक थे दिलबाग सिंह यमुनानगर से, उनके ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी, कुछ दस्तावेज बरामद किए थे, उनका आरोप लगे थे। ऐसी सूरत में जो सारी कार्रवाई है वो एक तरह से विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ हो रही है। तो कांग्रेस का ये सवाल जायज है कि भाजपा में सब पाक साफ हैं और कांग्रेस बलवंत जी, में हम आपसे जानबूझकर। तो मान लीजिए बात आपकी ठीक हम मान भी लें, तो इसको कहीं ना कहीं कांग्रेस गिरती नहीं दिखाई दे रही है। उनके नेताओं के यहाँ इतने पैसे मिल रहे हैं, बेनामी संपत्ति मिल रही है, या जो भी खनन से जुड़े हुए हैं, तो इसमें नफा और नुकसान आप किसका मानते हैं? मैं तो पवन ये कहूंगा कि ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए, कोई बात नहीं। अगर कोई भ्रष्ट है, कोई बेईमान है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो कार्रवाई का जो समय है, जी, उसको देखते हुए शंका पैदा हो रही है कि कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है। ये कार्रवाई कोई दिलबाग सिंह के खिलाफ या जो धर्मसिंह छोकर के खिलाफ या राव दान सिंह के जो ऋण में धोखाधड़ी का मामला था, ये कोई नया मामला नहीं है, बहुत लंबे समय से चल रहा था। लेकिन चुनाव जी, जैसे ही नजदीक आए हैं, ये ईडी की कार्रवाई तेज हो गई है। इसीलिए कांग्रेस ने एक शंका जाहिर की है कि चुनाव में कांग्रेस के विधायकों को डराने के लिए, कांग्रेस के नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ईडी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के जांच का विरोध कांग्रेस ने भी नहीं किया है, लेकिन जो जी। समय है उस समय को लेकर उन्होंने शंका जाहिर की है। पवन, अच्छा बलवंत जी, जैसे महेंद्रगढ़ में अमित शाह आते हैं, जो वो कहते हैं कि कांग्रेस कहती है कि हरियाणा मांगे हिसाब, लेकिन मैं हुड्डा साहब के और कांग्रेस का एक एक हिसाब मांगने यहाँ पे आया हूँ और एक पूरी लिस्ट लेके आया हूँ उनके घोटालों की, जो उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं उन सब की एक एक चीज, और उसके तुरंत बाद ही इस प्रकार की कार्रवाई होती है। तो मैं ये आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि जो ये कार्रवाई हुई तुरंत अमित शाह के जाने के बाद, और उन्होंने यहाँ पे हरियाणा बैकवर्ड क्लास की भी बात की, तो मान लीजिए आप या सुरेंद्र पवार हो या दान सिंह हो, दोनों बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो इनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है अहिरवाल में, क्या इसका रिएक्शन किस प्रकार का मानते हैं आप? मैं पवन जी आपको ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा में 2 बार लगातार सरकार बनी है, तो उसमें सबसे ज्यादा योगदान अहिरवाल क्षेत्र का और जीटी रोड बेल्ट का है। तो अमित शाह साहब, जो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, उन्होंने पंचकुला में सम्मेलन किया था और बड़ी तादाद में भाजपा के कार्यकर्ताओं को बुलाया था। पंचकुला में सम्मेलन करने का मकसद यही था कि पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, जीटी रोड के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको एक संदेश देना था कि थक हार के बैठने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। आप पूरी ताकत के साथ अगर जोर लगाएंगे तो भाजपा तीसरी बार फिर सत्ता में आ सकती है। और इसी जी, के मद्देनजर दक्षिण हरियाणा ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था। तो उन्होंने महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग की एक रैली की थी। ये कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
एक माहौल बनाया जा रहा है कि 27% जो पिछड़ा वर्ग है, उनके पिछड़े वर्ग के नेता को हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री की कमान दी है। और जो इलाके हैं, जो दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है, वो पिछड़े वर्ग में ही आते हैं, यादव समुदाय हो चाहे गुर्जर समुदाय हो। इन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए अमित शाह साहब ने पहले पंचकुला में और फिर महेंद्रगढ़ में रैली की थी, और रैली के अगले ही दिन राव दान सिंह के घर पर छापेमारी। उससे जी ही ये सवाल खड़े हुए थे कि केंद्रीय गृह मंत्री की रैली के ठीक एक दिन बाद राव दान सिंह के घर पर, उसके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी का अर्थ क्या है। तो यही माना गया कि चुनाव 1-1.5 महीने बाद होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस के अगर विधायक या नेता कुछ डरते हैं, उनमें कुछ सहमते हैं या पार्टी पर कोई इसका दबाव बनता है, तो उनकी गतिविधियां खुद को बचाने में लग जाएंगी, ना कि कांग्रेस को मजबूत करने में लगेंगी। तो मेरा तो यही मानना है कि ईडी की कार्रवाई हो चाहे सीबीआई की हो चाहे इनकम टैक्स की हो, ये चुनाव के बाद भी जारी रहने वाली है। 1-2 दिन में तो इनके कोई फैसले होते नहीं, ना ही कोई निर्णय आता है किसी आरोप पर जांच के बाद। तो बलवंत जी, जिस अदालत तरह से लोकसभा का परिणाम आया चुनाव में, 5 सीटें कांग्रेस ने जीती और 5 बीजेपी ने जीती। उसके बाद से जैसे जो अहिरवाल की हम बात करें, अहिरवाल में जहाँ दान सिंह अपने अपने इलाके से 40,000 से हारे और भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते। वहीं इंद्रजीत की हम बात करें तो इंद्रजीत जहाँ पहले लाखों का मार्जिन के साथ जीतते थे, इस बार उनका मार्जिन घट करके 75,000 के तक ही सीमित रह गया। तो जो एक ये सिनारियो बना हुआ है, उसमें अहिरवाल की राजनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या वहां अब भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति कुछ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल बना हुआ है, या अब भी वहां बीजेपी की हम पोजीशन ठीक मान सकते हैं? मैं तो पवन ये कहूंगा आपको कि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बड़ा अंतर होता है। लोकसभा चुनाव में वोट मोदी के नाम पर पड़ते हैं। लोग मानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो नरेंद्र मोदी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो ऐसी जी सूरत में मोदी को प्रधानमंत्री देखने के लिए दक्षिण हरियाणा हो चाहे जीटी बेल्ट रोड हो, आमतौर पर जो भी वोट जितना भी पड़ा, चाहे कोई भाजपा का उम्मीदवार हारा चाहे जीता, उसको मोदी के नाम पर वोट पड़े थे। लेकिन जो करिश्मा 2014 में या 2019 में था, वो करिश्मा जी 2024 में नजर इसलिए नहीं आया कि कृष्णपाल गुर्जर जो फरीदाबाद से पिछली बार 6 लाख से ज्यादा मतों से जीते थे, करनाल की जो सीट थी उस पर संजय भाटिया 6 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे, इंद्रजीत सिंह 3.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। तो आपने देखा जी होगा इस बार तीनों ही इन सीटों पर जीती जरूर है भाजपा, लेकिन जीत का अंतर बहुत थोड़ा रह गया। 1.5 लाख से खट्टर साहब हमारे जीते हैं, 1.5 लाख से कृष्णपाल गुर्जर जीते हैं, 75,000 से राव इंद्रजीत जीते हैं। यानी कि वोटों में भाजपा को गिरावट देखने को मिली है। और हमने ये भी अंदाज लगाया कि 90 विधानसभा सीटों में से 46 पर कांग्रेस आगे रही है और 44 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे तो रही है। बलवंत जी, जो विधानसभा चुनाव में लोक हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जिस तरह से दान सिंह के खिलाफ जो अभी ईडी की रेड हुई है, लेकिन उस टाइम भी उनके बेटे को लेके जो किरण चौधरी काफी मुखर नजर आई थी, उन्होंने इशारे इशारों में ये भी कहा था कि जिन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज हैं या जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, हम उनकी तरह नहीं है, हमारा दामन तो पाक साफ है। तो जो दान सिंह अहिरवाल में जो हारे हैं, जो उनका मार्जिन रहा लगभग हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 की 4 में वो हार गए, तो कहीं उस बात का इफेक्ट तो नजर नहीं आया, या नहीं, मोदी मैं तो की आप लहर थी? नहीं, नहीं, मैं पवन ये कहूंगा आपसे कि चौधरी धर्मवीर का ताल्लुक भिवानी जिले से है और राव जी दान सिंह का ताल्लुक महेंद्रगढ़ जिले से है। तो अपने जी इलाके में राव दान सिंह हारे हैं और धर्मवीर सिंह अपने इलाके में आ रहे हैं। यानी कि जाटों ने जी जी धर्मवीर को हराया और यादवों ने राव दान सिंह को हराया। और ये जी दोनों भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर यादव और जाट दो ही बहुमत वाले मतदाता हैं। तो हम ये मान के चल रहे थे कि अगर राव दान सिंह अपने महेंद्रगढ़ चुनाव क्षेत्र से 20,000 की अगर लीड लेते हैं तो उनकी सीट निकल जी जाएगी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया तो हमने देखा राव दान सिंह अपने ही विधानसभा क्षेत्र में 20,000 वोटों से पिछड़ गए और उनकी 40,000 वोटों के अंतर से 44,000 वोटों के अंतर से उनकी हार हुई है। यानी कि यादवों ने राव दान सिंह का समर्थन नहीं किया और जाटों ने चौधरी धर्मवीर सिंह का समर्थन नहीं किया। लेकिन जब जीत धर्मवीर सिंह की हुई तो ये माना गया कि ये सब वोट राव दान सिंह के बजाय चौधरी धर्मवीर सिंह को इसलिए फालतू मिले कि लोग चाहते थे कि केंद्र में अब भी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ही तीसरी बार शपथ लें। अगर यादव समुदाय ने थोड़ा बहुत भी ठीक से राव दान सिंह का साथ दिया होता तो इस सीट पर भी कांग्रेस की सीटें 5 से बढ़कर 6 हो सकती। जी पवन। तो आप आज का जो सिनारियो हरियाणा की में आप किस नजर से देख रहे हैं बलवंत जी?
मालपुरा देखिए मैं हरियाणा की तो हम बात करें, जैसे चीफ मिनिस्टर ने बड़ा ये माना जाता है कि सिरसा, फतेहाबाद को माने हम, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जींद, उसमें सिरसा और फतेहाबाद की भी गिनती होती है। वहाँ पे बीजेपी कहीं न कहीं कमज़ोर हालत में है। किसान आंदोलन की बात करें या जो भी हम हुड्डा साहब का प्रभाव माने 2-3 डिस्ट्रिक्ट में, तो मुख्यमंत्री लगातार सिरसा, फतेहाबाद पे ध्यान दे रहे हैं और जीटी रोड बेल्ट को मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो जो आप क्या मानते हैं, मुख्यमंत्री अपनी मुहिम में कुछ कामयाब होते नज़र आ रहे हैं आपके हिसाब से? या जो उन्होंने सरपंचों के लिए फैसले लिए हैं? देखिए, एक एक तो नायब सिंह सैनी साहब के पास वक़्त बहुत कम था। जब से वो जी, मुख्यमंत्री बने, लगातार हरियाणा के दौरे पर हैं और लगातार अपनी ही सरकार के, पिछली सरकार यानी जो 70 साल के सरकार के फैसलों को पलट रहे हैं। एक तरह से आप ये मान के चलिए कि किसी भी सरकार के फैसले को अगर पलटने की मजबूरी हो जाए, तो सरकार ये मान के चलती है भीतर से कि ये गलती हुई थी, इसको हमको दुरुस्त करना है, लोगों की नाराज़गी तभी दूर होगी, जब इन फैसलों को बदलेंगे। तो नायब सिंह सैनी जी, साहब ने सरकार के बहुत सारे फैसले बदले हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि लगातार जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, हरियाणा के दौरे पर हैं, ताकि लोगों के बीच में रहें, लोगों को भाजपा के साथ जोड़े रखने में उन्हें कामयाबी मिले। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने एक हारे हुए लोकसभा के उम्मीदवार मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया है सोनीपत से। सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी के रमेश कौशिक 2 बार जीते थे। बड़ौली साहब जीतते हारे हैं, तो ऐसा लगता है कि ब्राह्मण समुदाय को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़े रखने के लिए उनको चुनाव से ठीक पहले हरियाणा इकाई की कमान दी गई है। और चौथी बात ये भी है कि जो नतीजे आए थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी पिछड़ी है और जी, अंदर खाते उनके पास ये रिपोर्ट है कि हमारे पास वक़्त कम है, इसलिए मुख्यमंत्री को दिन-रात पार्टी हाईकमान ने दौड़ाए रखा है, ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ने में वो जितने कामयाब होंगे, भाजपा की संभावनाएँ उतनी बढ़ेंगी। लेकिन 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो आपने देखी होगी पवन जी। हुड्डा साहब भी जब 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, तो कितनी सीटें आई थी 10 सालों के बाद चुनाव में। तो हरियाणा की जी, जनता ने आज तक तो किसी को तीसरी बार लगातार सत्ता सौंपी नहीं है किसी पार्टी को। भारतीय जी, जनता पार्टी दावे जरूर करेगी विधानसभा चुनाव तक हम तीसरी बार सत्ता में आएंगे, और ऐसे दावे करना इसलिए भी जरूरी है भाजपा और कांग्रेस के लिए, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर ना पड़े, कार्यकर्ता मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़े रहें। अब देखना ये होगा कि नायब सिंह सैनी साहब की सरपरस्ती में जहाँ की ये जी, घोषणा हो चुकी है कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो नायब सैनी ही चीफ मिनिस्टर होंगे, इसने पिछड़े वर्ग के दूसरे नेताओं को, यानी कि राव इंद्रजीत सिंह को, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, यादव हैं, और कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री हैं और गुर्जर समुदाय से, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं। तो 2 बड़े पिछड़े वर्गों को छोड़ के सैनी पर जी, पार्टी का भरोसा जताना ये कितना सफल हो पाएगा, ये विधानसभा चुनावों के बाद ही पता चलेगा। जी। बलवंत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। हम उम्मीद करते हैं आप भविष्य में भी ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया।